रामपुर की सुस्ती और नई उम्मीद। रामपुर एक ऐसा गांव था जहां सबसे बड़ी खबर यह होती थी कि फलाने की भैंस ने पूंछ हिलाई या नहीं। यहाँ के लोग सीधे नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा सीधे थे। अगर कोई उनसे कहता कि नाक पर कौआ बैठा है, तो वो अपनी नाक टटोलने के बजाय आसमान में कौआ ढूंढने लगते थे। गांव में दो ही चीजें प्रसिद्ध थीं, एक रामदीन की चाय, जिसमें दूध कम और पानी ज्यादा होता था, और दूसरा गांव का नौजवान बंटी, जो खुद को गांव का शर्लॉक होम्स समझता था, लेकिन आज तक अपनी खोई हुई चप्पल भी नहीं ढूंढ पाया था। इसी सुस्त माहौल में एक दिन खबर उड़ी। खबर थी कि हिमालय की उन चोटियों से, जहां ऑक्सीजन भी सिलेंडर लेकर जाती है, वहां से एक महान संत बाबा बतंगर स्वामी गांव में पधार रहे हैं। कहा जा रहा था कि बाबा के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो फूंक मारकर गंजे के सिर पर बाल उगा सकते हैं और छूकर पत्थर को पनीर बना सकते हैं। अध्याय 1, बाबा की ग्रैंड एंट्री। तारीख तय हुई, पूरा गांव सजाया गया। रामदीन ने चाय में एक्स्ट्रा पानी मिलाया ताकि ज्यादा लोग पी सकें। दोपहर के 12 बजे धूल का एक गुबार उठा। लोगों ने सोचा शायद आंधी है, लेकिन वो बाबा का काफिला था। सबसे आगे एक जीप चल रही थी जिस पर लाउडस्पीकर लगा था और उसमें से आवाज आ रही थी, बोलिए परम पूज्य त्रिकालदर्शी समोसा प्रेमी बाबा बतंगर महाराज की जय। जीप के पीछे एक सजीदजी बैलगाड़ी थी जिस पर मखमल के गद्दे लगे थे। उस पर विराजमान थे बाबा बतंगर। लंबी दाढ़ी जो थोड़ी टेढ़ी चिपकी थी, भगवा चश्मा और हाथ में एक आईफोन 15 प्रो मैक्स जिसे वो जपमाला की तरह पकड़े हुए थे। उनके पीछे दो चेले थे, चमचा नंबर 1 और चमचा नंबर 2। गांव के सरपंच, जिनका पेट उनकी इज्जत से 2 इंच आगे चलता था, दौड़कर आए और बाबा के चरणों में गिर पड़े। महाराज, आपने हमारी धरती को पवित्र कर दिया, सरपंच ने कहा। बाबा ने अपनी आंखें मूंदी, गहरी सांस ली और बोले, वत्स, मुझे यहाँ समोसे, उफ, मेरा मतलब है समस्या की गंध आ रही है। यह गांव कष्ट में है। गांव वाले हैरान। बाबा ने आते ही पहचान लिया कि गांव में कष्ट है। भले ही कष्ट यह था कि बिजली नहीं आती थी। बस फिर क्या था, बाबा की जय जयकार शुरू हो गई। अध्याय 2, आश्रम और कृपा का रेड कार्ड। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रातों रात एक भव्य टेंट लग गया। उसे नाम दिया गया मुक्ति धाम। लेकिन बंटी और उसका दोस्त राजू, जो शहर से पढ़कर आया था और विज्ञान को मानता था, दूर से यह तमाशा देख रहे थे। राजू ने बंटी से कहा, यार बंटी, मुझे यह बाबा कुछ गड़बड़ लग रहा है। दाढ़ी देख, नायलॉन की लग रही है। बंटी ने समोसा खाते हुए कहा, अरे राजू, तू हर जगह शक मत किया कर। देख, बाबा के चेहरे पर कितना तेज है। राजू ने कहा, वो तेज नहीं, फेशियल है भाई। अगले दिन से बाबा का दरबार शुरू हुआ। बाबा ने एक रेड कार्ड तो नहीं लगाया था, लेकिन उनके चेले इशारों में बात करते थे। नौकरी के लिए 501 रुपए का चघावा प्लस 5 किलो देसी घी। बीमारी के लिए 1100 रुपए प्लस बाबा के आश्रम के लिए एक कूलर। पड़ोसी को बर्बाद करने के लिए 5000 रुपए स्पेशल काला जादू पैकेज। एक दिन गांव की सबसे कंजूस महिला चाची विमला बाबा के पास गई। बाबा, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, कुछ ऐसा करो कि वो दिन रात मेरी सेवा करे। बाबा ने अपनी झोली से कुछ राख निकाली और हवा में उछाली। अचानक राख से आग की लपटें निकली। राजू ने दूर से देखा और समझ गया, यह सोडियम और पानी का कमाल है। बाबा गरजे, विमला, तेरी बहू पर पश्चिमी हवा का साया है। तुझे 21 दिन तक रोज सुबह 4 बजे उठकर मेरे आश्रम में झाड़ू लगानी होगी और 1100 रुपए दान पेटी में डालने होंगे। कृपा वहीं अटकी है। विमला, जो घर में एक गिलास पानी नहीं उठाती थी, अगले दिन से झाड़ू लगाने पहुंच गई। अध्याय 3, राजू और बंटी की जासूसी। राजू से रहा नहीं गया। उसने बंटी को तैयार किया। सुन बंटी, हमें इस ढोंगी का पर्दाफाश करना होगा, वरना यह पूरे गांव को कंगाल कर देगा। बंटी डरते हुए बोला, लेकिन अगर बाबा ने मुझे मेंढक बना दिया तो? राजू ने सिर पीट लिया, अबे, वो बाबा है या हैरी पॉटर? विज्ञान नाम की भी कोई चीज होती है। आज रात हम ऑपरेशन बतंगा शुरू करेंगे। रात के 12 बजे जब पूरा गांव सो रहा था,
राजू और बंटी दबे पाव बाबा के टेंट के पीछे पहुंचे। टेंट के अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। क्या बाबा मंत्र पढ़ रहे थे? नहीं। अंदर से आवाज आई, अरे यार चमचे, तूने चिकन में नमक कम डाला है। और यह व्हिस्की में सोडा कौन मिलाता है बे? मैंने कहा था ना बाबा को नीट पसंद है। राजू और बंटी ने एक दूसरे को देखा। बाबा, जो दिन में शाकाहार पर 2 घंटे का लेक्चर देते थे, रात में चिकन पार्टी कर रहे थे। बंटी ने फुसफुसाते हुए कहा, राजू, यह तो घोर कलयुग है। बाबा तो नॉनवेज हैं। राजू ने अपना सोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन तभी बंटी के पैर के नीचे एक सूखी लकड़ी आ गई। चट चट। अंदर सन्नाटा छा गया। बाबा की आवाज आई, कौन है वहां? चमचे, देख तो जरा, लगता है कोई भूत प्रेत है। चमचा बाहर आया, लेकिन राजू और बंटी तब तक झाड़ियों में छिप चुके थे। चमचा इधर उधर देखकर वापस चला गया। कोई नहीं है महाराज, शायद बिल्ली होगी। अध्याय 4, चमत्कार या विज्ञान। अगले दिन रविवार था। महादरबार लगने वाला था। बाबा ने घोषणा की थी कि वो आज पानी में आग लगाएंगे और हवा से सोने की चेन पैदा करेंगे। पूरा गांव इकट्ठा था। बाबा मंच पर आए। भक्तों, आज मैं तुम्हें अपनी तपस्या का प्रमाण दूंगा। बाबा ने एक लोटा पानी मंगाया। मंत्र बुदबुदाए और जैसे ही पानी जमीन पर फेंका, धड़ाम, आग लग गई। गांव वाले, वाह महाराज, जय हो। तभी भीड़ से एक आवाज आई, रुको। यह राजू था। उसके साथ बंटी भी था, जिसने हेलमेट पहन रखा था सुरक्षा के लिए। राजू मंच पर चढ़ गया। सरपंच चिल्लाए, राजू पागल हो गया है, बाबा के कोप से डर। राजू ने माइक छीना और बोला, गांव वालों, यह चमत्कार नहीं, 10वीं क्लास की केमिस्ट्री है। बाबा ने पानी में सोडियम का टुकड़ा मिलाया था। बाबा का चेहरा लाल हो गया। वो गरजे, मूर्ख बालक, तू मेरी शक्ति को चुनौती देता है। मैं तुझे अभी भस्म कर सकता हूं। राजू हंसा, तो कर दो भस्म, लेकिन उससे पहले मेरी एक चुनौती स्वीकार करो। बाबा फंस गए। मना करते तो बेइज्जती, हाँ करते तो रिस्क। उन्होंने कहा, बोल क्या चाहता है? राजू ने अपनी जेब से एक लाल रंग का कपड़ा निकाला। बाबा, अगर आप सच में अंतर्यामी है, तो बिना देखे बताइए कि मेरे दोस्त बंटी ने आज कौन से रंग की बनियान पहनी है। भीड़ हंसने लगी। बाबा पसीना पसीना हो गए। बाबा ने पैंतरा बदला, तुच्छ बालक, मैं ऐसे फालतू सवालों का जवाब नहीं देता। मैं आत्मा की बात करता हूं, बनियान की नहीं। तभी बंटी चिल्लाया, क्योंकि मैंने बनियान पहनी ही नहीं है। हा हा हा। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। बाबा की पकड़ कमजोर पड़ने लगी थी। अध्याय 5, भूत का नाटक। बाबा समझ गए कि राजू उनके लिए खतरा है। उस रात बाबा ने अपने चेलों के साथ एक खौफनाक प्लान बनाया। अगली सुबह गांव में कोहराम मच गया। सरपंच के घर के बाहर खून के निशान, जो असल में लाल रंग था, और एक धमकी भरा पत्र मिला, बाबा का अपमान करने वालों का नाश होगा, तुम्हारा पूर्वज भूतनाथ। गांव वाले डर गए। सब राजू को कोसने लगे, तेरी वजह से गांव पर मुसीबत आई है। बाबा ने मौका देखा और ऐलान कर दिया, गांव में प्रेत आत्माओं का वास हो गया है। इसे हटाने के लिए एक महायज्ञ करना होगा। खर्चा 5 लाख रुपए, और राजू को गांव छोड़कर जाना होगा। राजू समझ गया कि यह करो या मरो की स्थिति है। उसने बंटी से कहा, बंटी, आज रात हमें रंगे हाथों पकड़ना होगा। प्लान भी तैयार है। बंटी ने एक बोरी दिखाई, पूरा इंतजाम है बॉस। अध्याय 6, महायज्ञ और लाल चड्डी का राज। अमावस्या की रात थी। श्मशान घाट के पास महायज्ञ शुरू हुआ। बाबा अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहे थे, ओम क्लीम ब्लीम, पैसा लाओ, स्वाहा। तभी एक पेड़ के पीछे से एक डरावनी आकृति निकली। वो हवा में उड़ रही थी। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। बाबा चिल्लाए, देखो, वो है प्रेत। लेकिन डरो मत, मैं इसे अपनी शक्ति से भगाऊंगा। बाबा ने अपनी छड़ी घुमाई और भूत पीछे हटने लगा। सब बाबा की जय जयकार करने लगे। तभी अचानक स्टेज के पीछे से एक जोरदार आवाज आई, भड़ाक।
और पूरा सिस्टम बंद हो गया। जो भूत हवा में उड़ रहा था वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। राजू टॉर्च लेकर दौड़ा और भूत के ऊपर से चादर खींच दी। अंदर से कोई भूत नहीं बल्कि बाबा का चमचा नंबर 2 फीट निकला, जो एक काले कपड़े और रस्सियों पुलिस सिस्टम के सहारे लटका हुआ था। राजू ने चिल्लाकर कहा, सरपंच जी देखिए, यह है आपका भूत। गांव वाले सन्न रह गए। उसी वक्त बंटी ने प्रोजेक्टर चालू कर दिया जो वो शहर से लाया था। गांव की सफेद दीवार पर वो वीडियो चलने लगा जो उन्होंने उस रात रिकॉर्ड किया था। बाबा चिकन खा रहे थे और गाली दे रहे थे। वीडियो में बाबा कह रहे थे, अरे इन गांव वालों को उल्लू बनाना कितना आसान है। कल उस बूढ़े से 50,000 ठगूंगा, फिर हम गोवा निकल जाएंगे। अध्याय 7, बाबा की धुलाई और पुलिस की एंट्री। सच्चाई सामने आते ही गांव वालों का भक्तिभाव अचानक कुश्ती भाव में बदल गया। सरपंच जी ने अपना जूता निकाला, मेरी भैंस का घी खा गया यह ढोंगी। चाची विमला ने झाड़ू उठा ली, मुझसे सुबह 4 बजे उठवाता था हरामखोर। बाबा ने भागने की कोशिश की। उन्होंने अपनी धोती उठाई और दौड़ लगा दी, लेकिन बंटी ने पहले ही उनकी जीप के टायर पंचर कर दिए थे। बाबा और उनके चेलों को गांव वालों ने घेर लिया। फिर जो प्रसाद गांव वालों ने बाबा को दिया वो किसी रेट कार्ड में नहीं था। तभी पुलिस की जीप आई। थानेदार जो राजू का जानकार था ने बाबा को हथकड़ी लगाई। हथकड़ी लगते ही बाबा की नकली दाढ़ी गिर गई। थानेदार हंसा, अरे यह तो बंटी चोर है जो पिछले महीने जेल से भागा था। इस पर तो 50,000 का इनाम है। बाबा बंटी चोर रोने लगा, साहब मुझे जेल ले चलो। इन गांव वालों की मार से तो जेल की रोटी अच्छी है। उपसंहार। गांव की नई सुबह। बाबा के जाने के बाद गांव बदल गया। जो 5 लाख रुपए यज्ञ के लिए जमा हुए थे, राजू ने उनसे गांव में एक साइंस लैब और लाइब्रेरी खुलवा दी। अब अगर किसी को कोई समस्या होती तो वो बाबा के पास नहीं बल्कि डॉक्टर या पुलिस के पास जाते। बंटी अब गांव का हीरो था। वो सबको बढ़ा चढ़ाकर बताता, अरे मैंने ही तो उस भूत की रस्सी काटी थी। और राजू बस मुस्कुराता और अपनी चाय पीता। लेकिन हाँ, उस दिन के बाद से गांव में अगर कोई भगवा कपड़े पहनकर आता तो कुत्ते उसे देखकर नहीं भौंकते थे बल्कि गांव वाले लाठियां लेकर तैयार हो जाते थे। सीख। अंधविश्वास की पट्टी जब आंखों से हटती है तो इंसान को बाबा में डाकू और चमत्कार में विज्ञान साफ दिखाई देने लगता है। बादशाह की बोरियत और दरबार का सन्नाटा। आगरा का किला। गर्मियों की दोपहर। दरबार सजा हुआ था, लेकिन माहौल ऐसा था जैसे किसी ने जबरदस्ती सबको चुप रहने की दवाई खिला दी हो। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर ऐसे बैठे थे जैसे उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी चिंता हो कि आज दोपहर खाने में बैंगन क्यों बना। बीरबल अपनी जगह पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। मुल्ला 2 प्याजा अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे और बाकी दरबारी मक्खियां गिन रहे थे। तभी दरबार के भारी भरकम दरवाजे खुले और सेनापति जालिम सिंह, जो नाम से जालिम और अकल से पैदल थे, हाफते हुए अंदर आए। जहां पनाह, गजब हो गया, अनर्थ हो गया। अबर ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। क्या हुआ सेनापति? क्या पड़ोसी मुल्क ने हमला कर दिया या शाही रसोइये ने फिर से खीर में नमक डाल दिया? सेनापति ने सिर झुकाया, नहीं हुजूर, हमने जिस चोर को कल रात शाही खजाने से एक पुरानी चप्पल चुराते हुए पकड़ा था उसे कल सुबह फांसी होनी है। लेकिन क्या? अकबर गरजे। हुजूर, वो रोने के बजाय हंस रहा है, और वो भी ऐसे वैसे नहीं, पागलों की तरह हंस रहा है। कह रहा है कि बादशाह का बड़ा नुकसान होने वाला है। अकबर की भौहें तन गईं। मौत के डर से इंसान कांपता है और यह हंस रहा है। पेश किया जाए उस पागल को, अकबर ने हुक्म दिया। अध्याय 1, कैदी रंगीला की एंट्री। थोड़ी देर बाद जंजीरों की खनखनाहट सुनाई दी। दरबार में एक दुबला पतला आदमी लाया गया। उसके कपड़े फटे थे, बाल बिखरे थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे वो लॉटरी जीत कर आया हो। उसका नाम था रंगीला। रंगीला ने आते ही बादशाह को देखा और जोर से हंसा, हा हा हा, बेचारे बादशाह, हा हा हा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला 2 प्याजा ने कहा, गुस्ताखी की हद है।
जहांपनाह, इसे तो तोप से उड़ा देना चाहिए। अकबर ने हाथ उठाया। वो उत्सुक थे। ए नादान इंसान, कल तुझे फांसी होने वाली है। तेरी गर्दन और धड़ अलग हो जाएंगे। तुझे डर नहीं लगता? और तू हमें बेचारा क्यों कह रहा है? रंगीला ने अपनी हंसी रोकी, एक गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, मैं अपनी मौत पर नहीं हंस रहा, मैं तो आपकी बदकिस्मती पर हंस रहा हूँ। मेरे मरने से मेरा नुकसान तो होगा ही, लेकिन आपका नुकसान इतना बड़ा होगा कि मुगल सल्तनत का खजाना भी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल की आंखों में चमक थी। वो समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है। अकबर ने पूछा, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता, मेरा क्या नुकसान होगा? रंगीला ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, हुजूर, मैं दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान हूं जो सोने की खेती करना जानता हूं। मेरे पास सोने, गोल्ड उगाने का हुनर है। अध्याय 2, लालच का बीज। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। सोने की खेती, सोना उगाने का हुनर। सेनापति जालिम सिंह फुसफुसाए, झूठ बोल रहा है हुजूर, जान बचाने का नाटक है। रंगीला ने तुरंत कहा, ठीक है, चाहा दो मुझे फांसी पर, मेरे साथ ही यह विद्या भी मर जाएगी। फिर बैठे रहना खाली खजाने के साथ। मेरे पास एक ऐसा जादुई बीज है जिसे अगर सही मुहूर्त और सही इंसान बोए तो रातों रात पेड़ उगता है और उस पर आम नहीं, सोने के सिक्के लटकते हैं। अकबर, जो वैसे तो बहुत समझदार थे, लेकिन सोने के पेड़ की बात सुनकर उनका भी मन डोल गया। खजाना जितना भरा हो उतना अच्छा। अकबर ने कहा, अगर तू झूठ बोल रहा होगा तो तुझे तेल की कड़ाही में तला जाएगा। रंगीला बोला, मंजूर है, लेकिन अगर पेड़ उग गया तो मेरी जान बख्श दी जाएगी। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने बीच में टोकते हुए कहा, जहांपनाह, खेती के लिए समय और तैयारी लगेगी, इसे कुछ दिन की मोहलत देनी होगी। रंगीला ने कहा, बिल्कुल, मुझे 15 दिन चाहिए। और हाँ, सोने का पेड़ उगाने के लिए मुझे खास देखभाल, शाही खाना और एक नरम गद्देदार बिस्तर चाहिए। अगर मेरा मन खुश नहीं रहा तो बीज काम नहीं करेगा। अकबर ने हुक्म दिया, ठीक है, इसे शाही मेहमान खाने में रखा जाए, जो यह मांगे वो दिया जाए, लेकिन पहरा सख्त रहे। अध्याय 3, रंगीला के ठाट बाट। अगले 14 दिनों तक आगरा के किले में एक अजीब तमाशा चला। रंगीला, जो कल तक एक मामूली चोर था, अब रेशमी बिस्तर पर सोता था। सुबह वो नाश्ते में बादाम का हलवा और केसर वाला दूध मांगता। दोपहर तीतर बटेर और 56 भोग। शाम संगीत का कार्यक्रम। जेल का वार्डन परेशान था। वो रंगीला से पूछता, अबे ओए, 15वें दिन तो तुझे मरना ही है, इतना क्यों खा रहा है? रंगीला चिकन लेग पीस चबाते हुए कहता, अरे जमादार साहब, मरना तो सबको है, लेकिन शाही चिकन खाकर मरने का मजा ही कुछ और है। उधर दरबार में मुल्ला दो प्याजा और सेनापति जल भुन रहे थे। मुल्ला ने अकबर से कहा, हुजूर, वो हमें बेवकूफ बना रहा है, 15 दिन बाद वो कहेगा कि बीज खो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र का फल मीठा होता है मुल्ला जी, और यहाँ तो फल भी सोने का है, देखते जाइए। अकबर भी बेचैन थे। वो रोज सपने में सोने के पेड़ देखते। वो सोचते, अगर यह सच हुआ तो मैं पूरे हिंदुस्तान की सड़कें सोने की बनवा दूंगा। अध्याय 4, फैसले का दिन। आखिरकार 15वां दिन आ गया। सुबह सुबह दरबार लगा। रंगीला को लाया गया। आज वो और भी तरोताजा लग रहा था। उसका वजन भी 2 किलो बढ़ गया था। अकबर ने कड़क कर पूछा, क्यों भाई किसान, आज सोने का पेड़ उगेगा या तेरी गर्दन कटेगी? रंगीला ने झुककर सलाम किया, जहांपनाह, तैयारी पूरी है, बस हमें शहर के बाहर एक वीरान मैदान में जाना होगा। वही की मिट्टी इस जादुई बीज के लिए सही है। पूरा शाही काफिला निकला। आगे हाथी पर अकबर, पीछे घोड़े पर बीरबल और दरबारी, और उनके बीच में पालकी में बैठा हमारा कैदी रंगीला। हजारों की भीड़ भी तमाशा देखने चल दी। शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर काफिला रुका। रंगीला ने एक छोटी सी डिब्बी निकाली। उसने जमीन को साफ किया, थोड़ा पानी छिड़का और मंत्र पढ़ने का नाटक किया। अम्बसा, सोना निकले धन धन धन।
सबकी सांसें थमी हुई थीं। रंगीला ने डिब्बी खोली और उसमें से एक सोने का छोटा सा सिक्का, जिसे उसने बीज कहा था, निकाला। अध्याय 5, शर्त जिसने सबको हिला दिया। रंगीला खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, जमीन तैयार है, बीज तैयार है, अब बस इसे बोना है। लेकिन अकबर, अब क्या लेकिन? रंगीला, हुजूर, मेरे गुरु ने मुझे यह विद्या देते समय एक कड़ी चेतावनी दी थी। इस बीज को वही इंसान मिट्टी में दबा सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कुछ भी चोरी न की हो। सन्नाटा, घोर सन्नाटा। रंगीला ने जारी रखा, अगर किसी ऐसे इंसान ने इसे बोया जिसने कभी भी, चाहे बचपन में ही सही, कोई छोटी सी चीज भी चुराई हो या बेईमानी की हो, तो यह बीज तुरंत नागिन बन जाएगा और उस इंसान को डस लेगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाएगी। रंगीला ने वो बीज, सिक्का आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय सेनापति जालिम सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। वो इतने बड़े पद पर है, यकीनन उन्होंने कभी चोरी नहीं की होगी। आइए सेनापति जी, बोइए इसे। सेनापति का चेहरा पीला पड़ गया, पसीने की बूंदें टपकने लगी। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्होंने पड़ोसी के पेड़ से अमरूद चुराए थे और अभी पिछले हफ्ते ही शाही अस्तबल से घोड़े का दाना घर भिजवाया था। सेनापति हकलाए, वो दरअसल जहांपनाह, मुझे याद आया, बचपन में मैंने अपनी माँ की जेब से एक पैसा निकाला था। मैं पवित्र नहीं हूँ, मैं इसे नहीं बो सकता, मुझे अपनी जान प्यारी है। भीड़ में हंसी की लहर दौड़ गई। रंगीला मुस्कुराया, कोई बात नहीं, तो फिर हमारे धर्म के ज्ञाता मुल्ला दो प्याजा जी आए। वो तो नमाजी है, वो जरूर पवित्र होंगे। मुल्ला दो प्याजा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें याद आया कि एक बार शाही दावत से उन्होंने चुपके से 2 एक्स्ट्रा कबाब घर ले जाने के लिए जेब में रखे थे। मुल्ला ने दाढ़ी खुजलाई और बोले, माफ करना भाई, शरीयत कहती है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक बार मैंने अपनी बीवी से झूठ बोलकर उसके गहने गिरवी रखे थे, यह भी एक तरह की चोरी है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। अध्याय 6, बादशाह की बारी। अब रंगीला ने पूरे दरबार की तरफ देखा। वजीर, खजांची, कोतवाल, सबने अपनी नजरें झुका लीं। कोई खांसने लगा, कोई आसमान देखने लगा। सबको पता था कि उन्होंने कभी न कभी टैक्स में हेराफेरी की है या रिश्वत खाई है। रंगीला धीरे से चलकर अकबर के पास गया। जहांपनाह, आपके दरबारी तो पापी निकले, लेकिन आप तो जिले इलाही हैं, ईश्वर की परछाई है। आप तो सबसे न्यायप्रिय हैं। आप ही इस बीज को बो दीजिए, सारा सोना खजाने में ही तो जाएगा। अकबर ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन फिर ठिठक गए। अकबर के दिमाग में फ्लैशबैक चला। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्होंने अपने पिता हुमायूं की कलम चुराई थी और बड़े होकर कई बार जंग में पराए राज्य का खजाना लूटा था, जिसे वो जीत कहते थे, लेकिन थी तो वो दूसरे की संपत्ति, और कई बार प्रजा पर एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया था। अकबर ने हाथ पीछे खींच लिया। नहीं, मैं भी पूरी तरह पवित्र नहीं हूँ। अनजाने में ही सही, मैंने भी दूसरों का हथ मारा है। अध्याय 7, रंगीला का वार और बीरबल की हंसी। मैदान में सन्नाटा था। न सेनापति, न वजीर, न मुल्ला और न ही खुद बादशाह, कोई भी उस बीज को हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तभी रंगीला जोर से हंसा, वही हंसी जो उसने दरबार में हंसी थी। हाँ हाँ हाँ, देखिए जहांपनाह, देखिए। रंगीला ने बीज को हवा में उछाला और कैच किया। हुजूर, यहाँ मौजूद हर बड़ा आदमी, हर ताकतवर इंसान यह मान रहा है कि उसने अपनी जिंदगी में कभी न कभी चोरी की है, बेईमानी की है। आप सब चोर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप लोगों ने बड़ी चोरियां की है, इसलिए महलों में बैठे हैं। रंगीला की आवाज गंभीर हो गई। और मैंने सिर्फ भूख मिटाने के लिए एक पुरानी चप्पल या एक रोटी चुराई, तो मुझे फांसी। जब आप सब चोर होकर भी आजाद घूम रहे हैं, रेशमी गद्दों पर सो रहे हैं, तो सिर्फ इस गरीब रंगीला को ही फांसी क्यों? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? रंगीला की बात तीर की तरह अकबर के दिल पर लगी। यह सिर्फ मजाक नहीं था, यह एक कड़वा सच था। दरबारियों के सिर शर्म से झुक गए। बीरबल, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रहे थे,
ताली बजाने लगे। वाह, क्या खूब कहा है जहांपनाह। इस आदमी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि हमें आईना भी दिखा दिया। इसने सोने की खेती तो नहीं की, लेकिन सच्चाई का पेड़ जरूर लगा दिया है। उपसंहार, न्याय और मुक्ति। अकबर की आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान थी। उन्होंने रंगीला के कंधे पर हाथ रखा। तू सही कहता है रंगीला, अगर हम सब अपनी अंतरात्मा में झांके तो कोई दूध का धुला नहीं है। तेरी बातों ने आज मेरी आंखें खोल दी। अकबर ने तुरंत ऐलान किया, रंगीला की फांसी की सजा मास की जाती है। उसे शाही खजाने से 100 सोने के सिक्के, असली वाले, दिए जाए ताकि उसे फिर कभी चोरी न करनी पड़े, और उसे एक छोटी सी जमीन दी जाए ताकि वो सोने की नहीं पर अनाज की असली खेती कर सके और इज्जत से जी सके। रंगीला ने झुककर सलाम किया, शुक्रिया जहांपनाह, लेकिन एक विनती है। क्या? अकबर ने पूछा। रंगीला ने सेनापति जालिम सिंह की तरफ देखकर आंख मारी। अगली बार जब मैं शाही दावत में आऊं तो चिकन में नमक थोड़ा कम रखवाइएगा। पूरा दरबार, यहां तक कि अकबर भी ठहाके लगाकर हंस पड़ा। वो कैदी जो रोते हुए मरने वाला था, अब हंसते हुए अपने घर जा रहा था। बुद्धि बल से बड़ी होती है। रंगीला ने अपनी हाजिर जवाबी से मौत को मात दे दी। आत्मनिरीक्षण, दूसरों को सजा देने से पहले अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। हंसी, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अगर आप हंस सकते हैं और दिमाग शांत रख सकते हैं तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। गड़बड़पुर का विचित्र दरबार। भारतवर्ष के किसी कोने में एक राज्य था, गड़बड़पुर। यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा था। यहाँ के लोग दिन में सोते थे और रात में जागते थे, क्योंकि राजा को उल्लू पसंद थे। यहाँ की रानियां सब्जी काटती थीं और रसोइये तलवार चलाते थे। इस राज्य के राजा थे महाराज विक्रमजीत सिंह। वो एक गंभीर और समझदार राजा थे, लेकिन उनकी किस्मत में एक ऐसा ग्रह बैठा था जिसका नाम था मंत्री ढोलक सिंह। ढोलक सिंह गड़बड़पुर के महामंत्री थे। वो मंत्री कैसे बने, यह भी एक राज था। कहते हैं कि एक बार राजा ने पूछा था, इस दुनिया में सबसे भारी क्या है? सारे विद्वान बोले, पहाड़, लोहा, हाथी। लेकिन ढोलक सिंह ने कहा था, महाराज, सबसे भारी खाली जेब है। राजा को बात इतनी पसंद आई कि उसे मंत्री बना दिया। लेकिन राजा को क्या पता था कि यह ढोलक सिंह की आखिरी समझदारी वाली बात थी। अध्याय 1, मच्छरों से युद्ध का ऐलान। गर्मियों का मौसम था। दरबार लगा हुआ था। महाराज विक्रमजीत अपनी गद्दी पर बैठे थे, लेकिन वो बार बार अपने गाल पर थप्पड़ मार रहे थे। दरबारी हैरान थे। महाराज चिल्लाए, अरे, यह मच्छर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सेनापति, क्या हमारी सीमाओं की सुरक्षा इतनी कमजोर है कि मच्छर अंदर घुस आए? तभी ढोलक सिंह अपनी जगह से खड़े हुए। उन्होंने अपनी पगड़ी, जो थोड़ी टेढ़ी थी, ठीक की और बोले, महाराज, चिंता न करें। मैंने मच्छरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बना लिया है। राजा ने उम्मीद से पूछा, क्या प्लान है ढोलक? ढोलक सिंह ने छाती चौड़ी की, महाराज, मच्छरों को खून चाहिए ना। हम राज्य के सारे नागरिकों को आदेश देंगे कि वो आज रात से गंजा होकर सोए। राजा ने सिर पीट लिया, गंजे होने से मच्छर कैसे मरेंगे बेवकूफ। ढोलक सिंह मुस्कुराए, सरल है महाराज। जब मच्छर सिर पर बैठेंगे तो बाल न होने के कारण वो फिसल जाएंगे। जैसे ही वो फिसलेंगे, नीचे हम खड़ी ईंटें रख देंगे। मच्छर ईंट पर गिरेंगे और उनका सिर फूट जाएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपना जूता निकाला, ढोलक, अगर तू मंत्री न होता तो तुझे मैं ईंट पर बिठा देता। लेकिन ढोलक सिंह नहीं रुके। उन्होंने अगला उपाय बताया। ठीक है महाराज, दूसरा प्लान। हम मच्छरों को धोखा देंगे। हम पूरे महल में लाल रंग का शरबत फैला देंगे। मच्छर सोचेंगे यह खून है। वो उसे पीकर डायबिटीज, शुगर से मर जाएंगे। उस रात महल में शरबत तो नहीं फैला, लेकिन ढोलक सिंह को महल के बगीचे में खड़ा कर दिया गया ताकि सारे मच्छर उन्हें ही काटे। अध्याय 2, शाही घोड़े की खोज। एक दिन महाराज ने इच्छा जताई कि उन्हें दुनिया का सबसे तेज घोड़ा चाहिए। महाराज, ढोलक, मुझे ऐसा घोड़ा चाहिए जो हवा से बातें करे। ढोलक, जो हुक्म महाराज। मैं अभी अरबिस्तान जाता हूँ।
ढोलक सिंह गए और 1 महीने बाद वापस आए। उनके साथ एक गधा था। राजा गुस्से से लाल हो गए। मूर्ख, मैंने अरबी घोड़ा मांगा था, तू यह धोबी का गधा क्यों लाया? ढोलक सिंह ने गधे की पीठ थपथपाई। महाराज, आप बाहरी रूप पर मत जाइए। यह अंडर कवर घोड़ा है। इसने गधे का भेष इसलिए बनाया है ताकि दुश्मनों को शक न हो। और जहां तक रफ्तार की बात है, ढोलक सिंह ने जेब से एक सुतली बम पटाखा निकाला और गधे की पूंछ के पास फोड़ दिया। धड़ाम! गधा ऐसा भागा कि दरबार का मुख्य द्वार तोड़ते हुए, बाजार की दुकानों को उड़ाते हुए सीधे पड़ोसी राज्य की सीमा पर जाकर रुका। राजा, जो गधे पर बैठने ही वाले थे, धूल में गिर पड़े। ढोलक सिंह ने ताली बजाई। देखा महाराज, कहा था ना हवा से बातें करेगा। अभी तो यह फर्स्ट गियर में था। उस दिन ढोलक सिंह की तनख्वाह से द्वार और बाजार के नुकसान के पैसे काटे गए। अध्याय 3। चोर को पकड़ने का मास्टर प्लान। गड़बड़पुर के खजाने में चोरी हो गई। चोर इतना शातिर था कि कोई सुराग नहीं छोड़ गया। राजा ने ढोलक सिंह को बुलाया। ढोलक, अगर 24 घंटे में चोर नहीं मिला तो मैं तुझे खजाने में बंद कर दूंगा। ढोलक सिंह ने अपनी जासूसी टोपी, जो असल में कहाई थी, पहनी और जांच शुरू की। उन्होंने खजाने के गेट पर एक बोर्ड लगा दिया। नोटिस, कृपया चोरी न करें। यह बुरी बात है। आज्ञा से, ढोलक सिंह। सिपाही ने पूछा, हुजूर, इससे चोर मानेगा? ढोलक सिंह बोले, अरे तुम मनोविज्ञान, साइकोलॉजी नहीं समझते। चोर जब यह पढ़ेगा तो उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। अगले दिन फिर चोरी हो गई। चोर ने नोटिस के नीचे लिख दिया, धन्यवाद, आपने बताया नहीं होता तो मुझे पता ही नहीं चलता। अब ढोलक सिंह को गुस्सा आ गया। उन्होंने एक ट्रैप जाल बिछाया। उन्होंने खजाने के कमरे में ढेर सारे केले के छिलके बिखेर दिए। तर्क, चोर आएगा, फिसलेगा और पकड़ा जाएगा। रात को जोर से आवाज आई, धड़ाम! सैनिक दौड़े। देखा तो खुद महाराज विक्रमजीत सिंह केले के छिलके पर फिसलकर चित पड़े थे। वो रात को खजाना चेक करने आए थे। महाराज, कमर पकड़ते हुए, ढोलक के बच्चे, तुझे तो मैं। ढोलक सिंह, महाराज, आप भी ना। चोर की तरह दबे पांव क्यों आ रहे थे? सीधे आते तो नहीं फिसलते। अध्याय 4। सूरज को ठंडा करने की परियोजना। जून का महीना था। भीषण गर्मी पड़ रही थी। महाराज पसीने से तरबतर थे। उफ! यह सूरज तो आग बरसा रहा है। ढोलक, कुछ करो वरना प्रजा जल जाएगी। ढोलक सिंह ने गंभीर होकर आसमान की तरफ देखा। महाराज, गलती सूरज की नहीं है, गलती हमारी है। सूरज अकेला है, इसलिए गुस्से में लाल हो गया है। हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। महाराज, क्या बकवास है? सूरज की शादी? ढोलक, हाँ महाराज। जब बीवी आएगी तो उसकी गर्मी अपने आप शांत हो जाएगी। मेरा अनुभव है। महाराज ने सिर पकड़ा, कोई वैज्ञानिक उपाय बता मूर्ख। ढोलक सिंह, ठीक है, हम एक बहुत बड़ा विशालकाय काला चश्मा, सनग्लासेस बनवाएंगे और उसे रॉकेट से भेजकर सूरज को पहना देंगे। महाराज ने हार मान ली। उन्होंने ढोलक को महल से बाहर निकाल दिया और कहा, जाओ, जब तक बाल्टी भर के ठंडी धूप नहीं लाते वापस मत आना। ढोलक सिंह शाम तक एक बाल्टी लेकर आए। लीजिए महाराज, रात हो गई, धूप ठंडी हो गई। अब इसे तिजोरी में रखवा दीजिए, कल दोपहर काम आएगी। अध्याय 5। पड़ोसी राजा का हमला और ढोलक नीति। कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अब आता है। पड़ोसी राज्य चालकपुर के राजा जालिम सिंह ने गड़बड़पुर पर हमला कर दिया। जालिम सिंह की सेना बहुत बड़ी थी। हाथी, घोड़े, तोपें सब थीं। गड़बड़पुर की सेना छोटी थी और ऊपर से सेनापति को लूज मोशन, दस्त लगे हुए थे। महाराज विक्रमजीत घबरा गए। अब क्या होगा? हम हार जाएंगे। ढोलक सिंह ने कहा, महाराज, आप आराम से लूडो खेलिए, युद्ध मैं संभाल लूंगा। ढोलक सिंह ने सेना को आदेश दिया, सब लोग अपने हथियार फेंक दो। सैनिक, क्या हम मर जाएंगे? ढोलक, चुप, जैसा कहता हूं वैसा करो। हथियारों की जगह रसोइये से इडली और सांभर ले आओ।
और खूब सारी हरी मिर्च। दुश्मन की सेना किले के पास पहुंची। वो तीर चलाने ही वाले थे कि ढोलक सिंह ने दीवार पर चढ़कर लाउडस्पीकर में बोला, भाइयों, लड़ाई तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन आज गड़बड़पुर में मुफ्त शाही दावत है। गर्मागर्म इडली सांभर। जो पहले आएगा वो पाएगा। दुश्मन के सैनिक, जो हंसतों से सूखी रोटियां खा रहे थे, इडली का नाम सुनते ही पिघल गए। जालिम सिंह चिल्लाते रह गए, रुको, यह चाल है। लेकिन सैनिक नहीं माने। उन्होंने तलवारें फेंक दीं और पत्तल लेकर लाइन में लग गए। ढोलक सिंह ने सांभर में इतना जमाल घोटा, पेट खराब करने वाली दवा मिलवा दिया था कि अगले 1 घंटे में पूरी दुश्मन सेना झाड़ियों के पीछे दौड़ रही थी। जालिम सिंह अकेला बचा था। उसे अपनी नाक पकड़कर भागना पड़ा। बिना खून की एक बूंद बहाए ढोलक सिंह ने युद्ध जीत लिया। अध्याय 6। ढोलक सिंह का सम्मान। युद्ध जीतने के बाद दरबार लगा। महाराज विक्रमजीत ने ढोलक सिंह को गले लगा लिया। ढोलक, मैं तुझे मूर्ख समझता था, लेकिन तू तो जीनियस निकला। मांग, क्या मांगता है? ढोलक सिंह ने शर्माते हुए कहा, महाराज, बस एक छोटी सी इच्छा है। महाराज, बोल, आधा राज्य चाहिए। ढोलक, नहीं महाराज, वो जो आपके मुकुट में कोहिनूर हीरा लगा है ना। महाराज, डरते हुए, हाँ? ढोलक, उससे हम कंचे, मार्बल्स खिलेंगे। बहुत चमकता है, निशाना अच्छा लगेगा। महाराज ने अपना मुकुट उतारा, ढोलक के सिर पर पहनाया और खुद मंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। भाई, तू ही राजा बन जा। तेरे लॉजिक से देश चले न चले, कम से कम बोरियत तो नहीं होगी। उपसंहार। ढोलक की सीख। उस दिन के बाद से गड़बड़पुर का नाम बदलकर मस्तपुर रख दिया गया। ढोलक सिंह की मूर्खता में भी एक अजीब सी मासूमियत और किस्मत थी। कहानी की सीख। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अक्लमंद होते हैं, और दूसरे ढोलक सिंह जैसे, जो इतने बेवकूफ होते हैं कि मुसीबत भी उन्हें देखकर कंफ्यूज हो जाती है और अपना रास्ता बदल लेती है। अगर नीयत साफ हो तो कभी कभी मूर्खता भी हथियार बन जाती है। और इस तरह ढोलक सिंह आज भी राज कर रहे हैं। शायद अभी वो चांद पर पानी छिड़कने की योजना बना रहे होंगे। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में चिंटू रहता था। चिंटू की उम्र 12 साल थी, लेकिन अक्ल शायद 2 साल के बच्चे जितनी थी। स्कूल में चिंटू की पहचान बैकबेंचर के तौर पर नहीं, बल्कि स्लीपिंग ब्यूटी के तौर पर थी, क्योंकि वो पहली घंटी से लेकर छुट्टी तक सिर्फ सोता था। चिंटू के पिताजी श्रीमान शर्मा हमेशा कहते थे, बेटा, या तो पढ़ ले या फिर हलवाई की दुकान पर समोसे तलना सीख ले। चिंटू सोचता, समोसे तलने में बुराई क्या है, कम से कम खाने को तो मिलेंगे। लेकिन चिंटू की किस्मत बदलने वाली थी। उसकी वार्षिक परीक्षाएं, फाइनल एग्जाम्स सर पर थीं और उसे क से कबूतर के अलावा कुछ नहीं आता था। अध्याय 1। कबाड़ी वाली हवेली और रहस्यमय किताब। एक शाम चिंटू क्रिकेट खेल रहा था। उसकी बॉल उड़कर पड़ोस की भूतिया हवेली में चली गई। मोहल्ले के बच्चे कहते थे कि वहां एक पागल वैज्ञानिक का भूत रहता है, जो बच्चों को पकड़कर होमवर्क करवाता है। चिंटू डरते डरते हवेली के अंदर गया। वहां धूल और जालों का साम्राज्य था। बॉल तो नहीं मिली, लेकिन एक टूटी हुई अलमारी में उसे एक मोटी, पुरानी और चमड़े की जिल्द वाली किताब दिखाई दी। किताब पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ब्रह्मज्ञान, सब कुछ जानो, बिना पढ़े। चिंटू की आंखें चमक उठीं। बिना पढ़े, यह तो मेरे लिए ही बनी है। उसने किताब उठाई। किताब बहुत भारी थी। जैसे ही उसने धूल झाड़ी, किताब ने जोर से छींका, आच्छी। चिंटू डर के मारे उछल गया। कौन है? किताब के कवर पर बना एक मुंह, जो अब तक चित्र लग रहा था, अचानक हिलने लगा और बोला, अबे ढक्कन, धीरे झाड़, धूल मेरी नाक में घुस रही है। और सुन, रुमाल है क्या? चिंटू बेहोश होने ही वाला था कि किताब फिर बोली, नाटक मत कर, मुझे भूख लगी है। पहले 2 समोसे ला, फिर बात करेंगे। अध्याय 2। किताब का नखरा और चिंटू की डील। चिंटू किताब को घर ले आया और अपने कमरे में छिपा दिया। चिंटू, तुम बोल सकती हो। किताब, नहीं, मैं तो रेडियो हूं। अबे गधे, देख नहीं रहा मुंह हिल रहा है। मेरा नाम ज्ञानचंद है।
मैं 500 साल पुरानी हूं। चिंटू ने हाथ जोड़ लिए। हे ज्ञानचंद जी, मेरी परीक्षा है। क्या आप मुझे पास करवा सकते हैं? किताब ने एक उबासी ली। पास? मैं तुझे टॉप करवा दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। चिंटू, क्या? मैं कुछ भी करूंगा। किताब, मुझे रोज ताजा मक्खन, टीवी पर तारक मेहता देखना है, और मेरी जिल्द बाइंडिंग पर मालिश करनी होगी। मेरी कमर दुखती है। चिंटू ने डील पक्की कर ली। उसे लगा अब तो वो आइंस्टीन बन जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह किताब ज्ञानी कम और सताने वाली ज्यादा थी। अध्याय 3, इतिहास की क्लास और औरंगजेब का पजामा। अगले दिन चिंटू स्कूल गया। किताब उसके बस्ते में थी। इतिहास, हिस्ट्री का पीरियड था। मास्टर खड़ूस दास पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने पूछा, चिंटू, खड़े हो जाओ। बताओ, शाहजहां ने ताजमहल क्यों बनवाया? चिंटू को जवाब नहीं पता था। उसने धीरे से बस्ते में झांका। ज्ञानचंद भाई, जल्दी बताओ। किताब फुसफुसाते हुए बोल दे कि शाहजहां के पास बहुत फालतू पैसा था और उसे कंस्ट्रक्शन का शौक था। चिंटू ने वही बोल दिया। पूरी क्लास हंसने लगी। मास्टर जी गुस्से से लाल हो गए। मूर्ख, मुमताज की याद में बनवाया था। अच्छा, अगला सवाल, पानीपत की लड़ाई कब हुई? किताब बोली, अरे मास्टर को बोल कि पुरानी बातें भूल जाओ सर, आगे की सोचो। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा? चिंटू ने फिर वही दोहरा दिया। मास्टर जी ने चिंटू को क्लास से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर चिंटू ने किताब को डांटा, तुमने मुझे पिटवा दिया। किताब हंसी, अरे मजा आया ना, वैसे भी वो मास्टर बोरिंग था। चल, अब कैंटीन चल, मुझे समोसे की खुशबू आ रही है। अध्याय 4, गणित का पेपर और किताब की शायरी। गणित, मैथ्स के पेपर का दिन आया। चिंटू ने किताब को अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया। पहला सवाल था, अगर एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिल्ली से चलती है। चिंटू ने धीरे से पूछा, भाई, जवाब क्या है? किताब को शायद उस दिन शायरी का मूड था। किताब जोर से बोली, इतनी जोर से कि हॉल में गूंज गई। ना ट्रेन की रफ्तार देखो, ना पटरी का शोर। चिंटू बेटा पर्ची मत बना, पकड़ेगा तुझे चोर। एग्जामिनर सर ने इधर उधर देखा। यह कौन बोला? चिंटू ने खांसते हुए बात संभाली। चिंटू, धीरे से, बकवास बंद करो, आंसर बताओ। 20x5 कितना होता है? किताब, देख चिंटू, जीवन में गुनाभाग से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेम। लिख दे शून्य, क्योंकि अंत में सब शून्य में मिल जाना है। चिंटू ने सिर पीट लिया। उसने जैसे तैसे पेपर दिया, जिसमें उसने जवाब की जगह किताब के जोक्स लिख दिए थे। परिणाम, चिंटू को गणित में -2 नंबर मिले। 2 नंबर गंदी राइटिंग के लिए काटे गए। अध्याय 5, चोरों का हमला। चिंटू समझ गया कि यह किताब किसी काम की नहीं है, बस नौटंकी है। उसने उसे वापस हवेली में फेंकने का प्लान बनाया। तभी शहर के 2 मशहूर चोर, बंटी ब्लेड और पपिया पिस्तौल, चिंटू के घर में घुस गए। उन्होंने सुना था कि चिंटू के पास कोई जादुई खजाना किताब है। चोरों ने चिंटू को कुर्सी से बांध दिया। बंटी ब्लेड, निकाल वो जादुई किताब। सुना है वो सोने का पता बताती है। चिंटू, ले जाओ भाई, फ्री में ले जाओ, मैं तो खुद परेशान हूं। चोरों ने किताब उठाई। किताब जागी और बोली, अरे, ये बदबूदार हाथ किसके हैं? ओए बंटी, तूने नहाया नहीं है क्या? छी! बंटी ब्लेड डर गया। यह तो भूत है। पपिया पिस्तौल ने हिम्मत दिखाई। ए किताब, बता खजाना कहाँ है, वरना तुझे जला दूंगा। किताब जोर से हंसी। हाँ हाँ हाँ, जलाएगा। माचिस है तेरे पास? तेरी शक्ल देखकर तो लगता है तू बीड़ी भी उधार मांग कर पीता है। किताब ने चोरों की इतनी बेइज्जती की कि बंटी ब्लेड रोने लगा। किताब बोली, ओए पपिया, तेरी वो जो गर्लफ्रेंड है ना, शीला, वो कल पुलिस वाले को तेरे बारे में बता रही थी। पपिया, क्या? शीला गद्दार निकली। दोनों चोर आपस में लड़ने लगे। किताब कमेंट्री कर रही थी, मार, उसके नाक पे मार। अरे, वो दांत तोड़ दिया। बहुत बढ़िया।
शोर सुनकर पुलिस आ गई और चोरों को पकड़ ले गई। पुलिस वाले ने पूछा, बेटा, तुमने इन खूंखार चोरों को कैसे पकड़ा? चिंटू ने किताब की तरफ देखा। किताब ने आंख मारी और चुप रहने का इशारा किया। अध्याय 6, विज्ञान का चमत्कार या विनाश। अब साइंस का प्रैक्टिकल था। चिंटू को लगा कि शायद यहाँ किताब काम आ जाए। लैब में चिंटू को 2 केमिकल मिलाने थे। चिंटू, ज्ञानचंद भाई, लाल वाला मिलाऊं या नीला वाला? किताब, मिला दे नीला वाला। जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। चिंटू ने जैसे ही नीला केमिकल मिलाया, धड़ाम, लैब में छोटा सा धमाका हुआ और सबका मुंह काला हो गया। प्रिंसिपल सर दौड़कर आए। यह किसने किया? चिंटू का मुंह काला था, उसके बाल खड़े हो गए थे। किताब बस्ते के अंदर से बोली, प्रिंसिपल साहब, यह चिंटू तो आने वाला अब्दुल कलाम है। बस थोड़ी कैलकुलेशन गलत हो गई। प्रिंसिपल सर को लगा चिंटू वेंट्रीलोक्विस्ट, पेट से बोलने वाला, उन्होंने उसे स्कूल के एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देने के लिए चुन लिया। अध्याय 7, द ग्रेट क्विज कॉन्टेस्ट। कहानी का क्लाइमेक्स। शहर में महाप्रश्नोत्तरी मेगा क्विज कॉन्टेस्ट था। इनाम था 1 लाख रुपए और 1 आईफोन। चिंटू ने हिस्सा लिया। उसके पास किताब थी, लेकिन उसने एक ईयरफोन लगाकर किताब को अपने कान के पास सेट कर लिया था। एंकर ने पूछा, पहला सवाल, भारत की राजधानी क्या है? किताब, कान में, बोल दे, लंदन। मजा आएगा। चिंटू, चुप कर, दिल्ली है। चिंटू ने सही जवाब दिया। धीरे धीरे चिंटू फाइनल राउंड में पहुंच गया। सामने शहर का सबसे पढ़ाकू लड़का रट्टू तोता था। आखिरी सवाल, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी की खोज किसने की थी? चिंटू फंस गया। उसे याद नहीं आ रहा था। उसने धीरे से पूछा, ज्ञानचंद प्लीज, इस बार सही बता दो। 1 लाख का सवाल है। मैं तुम्हें नई जिल्द लगवा दूंगा, मखमली कवर वाली। किताब पिघल गई। उसे चिंटू पर तरस आ गया। किताब, न्यूटन ने की थी। आइजैक न्यूटन। चिंटू चिल्लाया, न्यूटन। एंकर, बिल्कुल सही जवाब। और चिंटू ने जीत लिया है क्विज। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। चिंटू खुश था। लेकिन तभी किताब जोर से माइक पर, क्योंकि ईयरफोन ढीला हो गया था, बोल पड़ी, बधाई हो चिंटू। अब मेरे समोसे और मखमली कवर का क्या हुआ? सब सन्न रह गए। सबको लगा चिंटू ने चीटिंग की है। लेकिन तभी प्रिंसिपल सर ने आकर कहा, वाह, चिंटू ने वॉइस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी बनाई है। यह बच्चा जीनियस है। किताब की आवाज को लोगों ने चिंटू का आविष्कार समझ लिया। उपसंहार, विदाई का समय। क्विज जीतने के बाद चिंटू मशहूर हो गया। लेकिन उस रात किताब बहुत उदास थी। किताब, चिंटू, मेरा काम पूरा हुआ। मैं एक श्रापित किताब थी। मुझे श्राप था कि जब तक कोई महामूर्ख मेरी मदद से कुछ बड़ा नहीं करेगा, मैं मुक्त नहीं होंगी। चिंटू, तो मैं महामूर्ख हूं। किताब, बेशक, लेकिन अब तू मेरा दोस्त है। अगली सुबह जब चिंटू उठा तो किताब एक साधारण पुरानी किताब बन चुकी थी। न कोई चेहरा, न कोई आवाज। चिंटू ने उस किताब को अपनी शेल्फ पर सबसे ऊपर सजाकर रखा। अब चिंटू खुद पढ़ाई करता है। कभी कभी जब उसे कोई सवाल नहीं आता तो उसे लगता है कि शेल्फ से एक धीमी आवाज आ रही है, अबे गूगल कर ले, मुझसे क्या पूछ रहा है। कहानी की सीख। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, और अगर शॉर्टकट बोलने वाली किताब हो तो सफलता कम और बेइज्जती ज्यादा मिलती है। महाराज टिकटॉक सिंह और जासूस जलेबी का महाहंगामा। प्रस्तावना, समयपुर के राजा और उनकी अनोखी घड़ी। भारतवर्ष के नक्शे पर एक छोटा सा राज्य था जिसे लोग दूरबीन से भी नहीं ढूंढ पाते थे। नाम था समयपुर। यहाँ के राजा थे महाराज टिकटॉक सिंह। महाराज को घड़ियों का इतना शौक था कि उन्होंने अपने सिंहासन में, जूतों में, यहाँ तक कि अपनी मूंछों पर भी छोटी छोटी घड़ियां लगवा रखी थीं। लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज थी एक जादुई सुनहरी घड़ी। यह घड़ी उनके परदादा महाराज अलार्म सिंह को स्विट्जरलैंड के एक बाजीगर ने दी थी। इस घड़ी की खासियत यह थी कि यह सोने और हीरे से बनी थी। इसमें हर घंटे बाद कुकरूकू
की आवाज आती थी। यह घड़ी कभी कभी मौसम का हाल भी बताती थी, हालांकि वो हमेशा गलत होता था। महाराज इस घड़ी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वो इसे सोते समय, खाते समय, यहां तक कि राज दरबार में फैसला सुनाते समय भी पहने रहते थे। अध्याय 1, कयामत की सुबह। एक सुहानी सुबह थी। महाराज टिकटॉक सिंह अपने शाही स्नानागार बाथरूम में नहाने गए। शाही रस्म के मुताबिक उन्होंने अपनी बेशकीमती घड़ी उतारकर एक मखमली तकिए पर रख दी। महाराज गुनगुना रहे थे, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। आधा घंटा नहाने और साबुन के बुलबुलों से खेलने के बाद महाराज तौलिए में लिपटे हुए बाहर आए। उनकी नजर तकिए पर पड़ी। सन्नाटा, घोर सन्नाटा। तकिया खाली था। घड़ी गायब थी। महाराज की चीख इतनी जोर से निकली कि किले के ऊपर बैठे कौवे भी बेहोश होकर गिर पड़े। सेनापति, मंत्री, संतरी, मेरी घड़ी, मेरी जान, मेरी इज्जत, सब लुट गया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। रसोइया कढ़ाई छोड़कर भागा, धोबी कपड़े छोड़कर भागा और मंत्री जी अपनी दाल बाटी छोड़कर दौड़े। अध्याय 2, शक की सुई और शाही कोहराम। दरबार तुरंत लगाया गया। महाराज रो रोकर लाल हो चुके थे। मंत्री चतुरसेन, जो नाम से चतुर थे पर दिमाग से पैदल, ने कहा, महाराज शांत हो जाएं। घड़ी यहीं कहीं होगी, शायद चूहा ले गया हो। महाराज गरजे, चतुरसेन, वो घड़ी 2 किलो की थी। कौन सा चूहा उसे ले जाएगा? क्या चूहा जिम जाता है? सेनापति बाहुबली ने अपनी तलवार निकाली। महाराज, आदेश दे, मैं पड़ोसी राज्य पर हमला कर दूं। पक्का उन्होंने ही चुराई होगी। महाराज ने अपना सिर पीट लिया। अरे मूर्ख, घड़ी बाथरूम से गायब हुई है, पड़ोसी राज्य से नहीं। तभी राजपुरोहित ने पंचांग देखा और कहा, महाराज, यह किसी घर के भेदी का काम है। हमें किसी जासूस को बुलाना होगा। पूरे राज्य में मुनादी पिटवाई गई। जो घड़ी ढूंढेगा उसे मुहमांगा इनाम मिलेगा और जो फेल होगा उसे गधों के साथ दौड़ लगवाई जाएगी। अध्याय 3, जासूस जलेबी प्रसाद की एंट्री। दोपहर को दरबार में एक अजीब सा आदमी हाजिर हुआ। उसने हरा कोट, पीली पतलून और लाल चश्मा पहन रखा था। हाथ में एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस और दूसरे हाथ में समोसा था। उसने अपना परिचय दिया। मेरा नाम है जासूस जलेबी प्रसाद। मैं सबूत नहीं, समोसे सूंघता हूं। महाराज, क्या तुम मेरी घड़ी ढूंढ सकते हो? जलेबी प्रसाद, महाराज, मैंने तो वो सुई भी ढूंढ ली थी जो मेरी दादी ने 1980 में खोई थी। घड़ी तो बड़ी चीज है, लेकिन मेरी फीस है, रोज 5 किलो गर्मागर्म जलेबी और रबड़ी। महाराज ने हामी भर दी। जलेबी प्रसाद ने अपना काम शुरू किया। वो सबसे पहले घटनास्थल बाथरूम पर गए। वहां उन्होंने जमीन पर लेटकर सूंघा। हम लेवेंडर वाला साबुन, हम चमेली का तेल। अचानक वो चिल्लाए, मिल गया सुराग। सब दौड़कर आए। क्या मिला? जलेबी प्रसाद ने एक बाल उठाया। यह बाल अपराधी का है। मंत्री चतुरसेन ने ध्यान से देखा, लेकिन जासूस साहब, यह तो महाराज का ही बाल है। जलेबी प्रसाद ने बात घुमाई। हाँ, मैं बस चेक कर रहा था कि तुम लोग जाग रहे हो या नहीं। जांच जारी है। अध्याय 4, संदिग्धों की पेशी। जलेबी प्रसाद ने 3 लोगों को शक के घेरे में लिया। शाही नाई कल्लू, जो महाराज की मालिश करने आता था। सफाई वाला झाड़ू लाल, जो बाथरूम साफ करता था। राजकुमार चिंटू, महाराज का 5 साल का पोता, जिसे चमकीली चीजें पसंद थीं। पूछताछ शुरू हुई। कल्लू नाई से, जलेबी, सच बता कल्लू, तूने घड़ी चुराई ताकि तू अपनी दुकान में एसी लगवा सके? कल्लू कांपते हुए, नहीं सरकार, मैं तो उस वक्त भैंस नहला रहा था। मेरी भैंस गवाह है। जलेबी, नोट किया जाए, भैंस का बयान बाद में लेंगे। झाड़ू लाल से, जलेबी, तेरी झाड़ू में सोना छिपा है क्या? झाड़ू लाल साहब, अगर मुझे सोना मिलता तो मैं झाड़ू क्यों लगाता? मैं भी इलेक्शन न लड़ता। जलेबी, पॉइंट तो है। राजकुमार चिंटू से, जलेबी ने चिंटू को टॉफी दी। बेटा, दादू की घड़ी ली। चिंटू, नहीं,
मैंने तो बस दादू का नकली दांत लिया था, वो देखो कुत्ते के मुंह में है। सबने देखा, शाही कुत्ता महाराज का नकली दांत चबा रहा था। महाराज शर्म से पानी पानी हो गए, लेकिन घड़ी का पता नहीं चला। अध्याय 5 बंदर का आतंक। जांच चल ही रही थी कि तभी बगीचे से शोर आया, पकड़ो, पकड़ो। माली दौड़ता हुआ आया, महाराज, अनर्थ हो गया। वो लाल मुंह वाला बंदर, बजरंगी, पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा है और उसके हाथ में कुछ चमचमा रहा है। महाराज की आंखों में चमक आ गई। मेरी घड़ी। पूरा दरबार बगीचे में दौड़ पड़ा। पेड़ की डाल पर बजरंगी बंदर मजे से बैठा था और हाथ में कोई सुनहरी चीज हिला रहा था। महाराज ने हाथ जोड़े, हे बजरंगी भाईजान, मेरी घड़ी दे दो, मैं तुम्हें 10 दर्जन केले दूंगा। बंदर ने खी किया और वो सुनहरी चीज नीचे फेंक दी। सबने डाइव लगाई, जैसे क्रिकेट में कैच लेते हैं। मंत्री जी कीचड़ में गिरे, सेनापति झाड़ी में। जासूस जलेबी प्रसाद ने वो चीज पकड़ी, लेकिन वो घड़ी नहीं थी, वो तो गोल्डन कलर की टॉफी का रैपर था। महाराज का दिल टूट गया। यह बंदर भी धोखेबाज निकला। अध्याय 6 तांत्रिक बाबा की भविष्यवाणी। जब विज्ञान और जासूसी फेल हो गई, तो अंधविश्वास का सहारा लिया गया। दरबार में बाबा बंगाली को बुलाया गया। बाबा ने आते ही धुआं उड़ाया, ह्रीम क्लीम चामुंडाई घड़ी मिल जाए नमः। बाबा ने अपनी जादुई कटोरी में पानी देखा। महाराज, घड़ी जल के अंदर है, जल के भीतर उसका वास है। महाराज, जल, क्या वो नदी में गिर गई? सेनापति ने तुरंत आदेश दिया। राज्य के सारे तालाब, कुएं और नदियां सुखा दी गईं। मछलियां परेशान हो गईं, मेंढक धरने पर बैठ गए, लेकिन घड़ी नहीं मिली। आखिर में पता चला कि बाबा बंगाली को मोतियाबिंद था, उन्हें पानी में अपनी ही परछाई दिख रही थी। बाबा को दक्षिणा में 2 थप्पड़ देकर विदा किया गया। अध्याय 7 जासूस जलेबी का मास्टर स्ट्रोक। शाम हो गई थी। महाराज डिप्रेशन में जा चुके थे। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, सिर्फ 4 समोसे खाए थे। जासूस जलेबी प्रसाद अभी भी हार नहीं मान रहे थे। वो जानते थे कि मामला कुछ और है। जलेबी प्रसाद महाराज के पास गए। महाराज, मुझे वो आखिरी पल याद कराइए। आपने घड़ी उतारी, तकिए पर रखी, फिर आपने क्या किया? महाराज, फिर मैंने शैम्पू लगाया, फिर मैंने, अरे हाँ, मुझे याद आया, मुझे लगा कि बाथरूम की खिड़की से कोई देख रहा है, तो मैंने घड़ी को सुरक्षित जगह छिपाने के लिए उठाया था। जलेबी, कहाँ उठाया था? महाराज, याद नहीं आ रहा, मेरी याददाश्त कमजोर है। जलेबी प्रसाद ने दिमाग लगाया। महाराज, जब आप नहाते हैं, तो सबसे पहले क्या पहनते हैं? महाराज, अपना शाही पजामा और अपनी पगड़ी। जलेबी प्रसाद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा कि महाराज सुबह से नहाने के बाद से वही विशालकाय 10 मीटर लंबी रंग-बिरंगी शाही पगड़ी पहने बैठे हैं। जलेबी प्रसाद बोले, महाराज, गुस्ताखी माफ, लेकिन क्या मैं आपकी पगड़ी उतरवा सकता हूं? महाराज भड़क गए, पगड़ी मेरी आन शान है, इसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। जलेबी, महाराज, या तो आनबान रख लो या घड़ी, रिस्क तो लेना पड़ेगा। अध्याय 8 पगड़ी का रहस्य। दरबारियों की सांसें थम गईं। महाराज ने भारी मन से धीरे धीरे अपनी पगड़ी उतारनी शुरू की। पगड़ी का एक लपेटा खुला, कुछ नहीं निकला। दूसरा लपेटा, कुछ नहीं। तीसरा, चौथा। जैसे ही आखिरी लपेटा खुलने वाला था, एक जानी पहचानी आवाज आई, कुकरूकू, कुकरूकू। 6 बज गए महाराज। पूरा दरबार चौंक गया। पगड़ी पूरी खुली और उसके बीचों बीच, महाराज के सिर के ठीक ऊपर, वो जादुई सुनहरी घड़ी शान से विराजमान थी। हुआ यह था, नहाते वक्त जब महाराज को लगा कि कोई खिड़की से देख रहा है, तो उन्होंने हड़बड़ी में घड़ी को तौलिए में लपेट लिया था। जब उन्होंने कपड़े पहने और पगड़ी बांधी, तो गलती से घड़ी को पगड़ी के कपड़े के साथ ही सिर पर बांध लिया। चूंकि पगड़ी इतनी भारी थी, उन्हें घड़ी का वजन पता ही नहीं चला। उपसंहार, हंसी और इनाम। घड़ी मिलते ही महाराज तुशी से नाचने लगे। मिल गई, मेरी जान मिल गई।
जासूस जलेबी प्रसाद ने अपना हाथ आगे किया। महाराज, मेरा इनाम। महाराज ने हंसते हुए कहा, जरूर, तुम्हें मिलता है 50 किलो जलेबी का ऑर्डर और शाही जासूस का खिताब। मंत्री चतुर ने पूछा, लेकिन महाराज, वो खिड़की से कौन झांक रहा था? बाद में पता चला कि वो खिड़की पर एक उल्लू बैठा था, जो बस यह देख रहा था कि राजा जी कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। कहानी की सीख। कभी कभी जिस चीज को हम पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, वो हमारे सिर पर या पास में ही होती है। नहाते समय हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। और सबसे जरूरी, अगर आप भुलक्कड़ है तो घड़ी पगड़ी में नहीं, कलाई में ही पहनें। और इस तरह समयपुर में फिर से सही समय शुरू हुआ और जासूस जलेबी प्रसाद ने जलेबी की दुकान खोल ली।